हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो पे आ गए हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने गॉसेस लॉ का काफ़ी सारा एप्लीकेशन खत्म कर लिया था। कुछ गिने चुने एप्लीकेशन बचे हैं और कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स भी है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग ने प्लान किया कि जितने हो पाए डाउट को हम लोग आंसर कर लें और बचे हुए जो एप्लीकेशंस लगेंगे उसको भी आंसर कर लेंगे। राइट, विल ट्राई एज मच वी कैन कवर इन दिस वन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और मेरे को लगा भी कि ये वाला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया ना, इसे हम लोग को आंसर भी करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? लेट मी रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज Q is placed on the axis of a disk of radius r at a distance b from the plane of the disk। तो भैया ये जो है ऐसे रखा हुआ है, यहाँ से इसके प्लेन से b के दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, इसका रेडियस बता दिया गया है r। आगे क्या लिखा है? आगे है शो दैट इफ 1/4 ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द चार्ज, मतलब इस चार्ज से ना जितने भी फ्लक्स पास करेंगे उसका 1/4 यहां से पास कर रहा है। बोला जा रहा है शो दैट इफ अगर 1/4 ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द चार्ज passes through the disk then R is equals to √3b। अगर टोटल फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका 1/4 जो है वो यहाँ से पास कर रहा है। कहाँ से? इस वाले से। मतलब ऑब्वियसली इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर तरफ जा रहा होगा ना। तो मे बी ये जो टोटल है इसका 1/4 इज पासिंग फ्रॉम हियर। राइट, अगर ऐसा है तो वी नीड टू शो दैट R इज इक्वल्स टू √3b। अब ये शो दैट नहीं हो कि ऐसा भी सकता था कि हम लोग को R और B का रिलेशन निकालने बोलता और ऑप्शन ABCD दिया हुआ रहता है। R इक्वल्स टू √3b, 2b एंड b बाई √3, कुछ भी ऑप्शंस होते। राइट, और इस पॉइंट चार्ज के वजह से इधर से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, इसको फाइंड करने के लिए या फिर यहाँ पर गॉस लॉ लगाने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा आएगा कि भाई गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा अभी तक हम लोग गॉसियन सरफेस कैसा बनाया बेटा? एक स्फीयर बनाए हैं। ठीक है ना, तो डायग्राम सही नहीं बना, एक और बार ट्राई करते हैं। हम लोग आज तक पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस हमेशा एक स्फीयर बनाए। तो लेट इट बी लाइक हम लोग को R और B में रिलेशन निकालना है, शो दैट नहीं, अपने बस R और B में रिलेशन ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का। तो कुछ भी करें उसके पहले पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनता है? एक स्फीयर। दिस इज द गॉसियन सरफेस, बिकॉज एक पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर जो होता है वो सिमेट्रिकल सरफेस होगा, बिकॉज जो दूरी यहाँ वही दूरी यहाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से भी रेडियली जाता है, तो हर एक पॉइंट पे E और A पैरेलल रहेगा। तो दैट्स गुड फॉर अस, गॉसियन सरफेस। राइट, नाउ मान लेते हैं ये जो है ना, ये डिस्क यहां पे कहीं पर है, ऐसे रखा। एक और बात, ये जो स्फीयर बनाया गया है इसका रेडियस हम लोग इधर से, ये समझ रहा ना, सर्कमफ्रेंस से इस पॉइंट की जो दूरी है इसको रेडियस लेके ये बनाए हैं, ये जो स्फीयर बनाया गया है। अगर ऐसा लेके हम लोग बनाएंगे तो खुद इस तरह से पास करेगा। मतलब समझ रहा है, ये जो है डिस्क ऐसे रखा हुआ, अगर ये ऐसा डिस्क है, समझो कि एक स्फीयर पास जो कर रहा है वो जो मेरा डिस्क है उसका पेरीमीटर को कवर करता हुआ जा रहा है। ये रहा डिस्क। राइट, नाउ दिस लेंथ इज B, दिस लेंथ इज R। मेरे को R और B में अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है तो मेरे को ये वाला एंगल निकाल लेना चाहिए। ये एंगल क्या है? लेट्स से दिस एंगल इज सम फाई। मेरे को ये एंगल फाई निकालना है। अगर हम लोग ये फाई निकाल लिए तो मेरे को R और B में रिलेशन मिल जाएगा, है ना, बिकॉज tan फाई इज वॉट R बाई B। अगर फाई पता है तो हम लोग R और B में रिलेशन निकाल लेंगे। सो मेरा ऑब्जेक्टिव इज फाई का वैल्यू निकालना। नाउ अगर ये स्फीयर होता तो काफ़ी आसान है। और एक बात स्फीयर के लिए भी, फ्लक्स कोई अगर पूछे पासिंग थ्रू द गिवन एरिया ऑफ द स्फीयर, मान लेते हैं ये टोटल स्फीयर है और कोई पूछे इस वाले एरिया से, नीचे वाले ये स्फीयर के पार्ट से, इस पार्ट ऑफ स्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा, इज गिवन बाय टोटल से कितना पास कर रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पर से कितना पास करेगा? यूनिटरी मेथड, एकदम यूनिटरी मेथड।
और एस प्राइम से कितना पास करेगा, एस प्राइम बाई एस नॉट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. So that's how you can remember a formula also. So the flux passing from this part, let's say this area is S prime and this total area is S naught. So the flux passing through this curve part is S prime by S naught into Q by epsilon naught. समझ आ रहा है? Now अब ये समझने के बाद ना एक और चीज़ जानने का ज़रूरत है, वो ये है कि अपने को ये S प्राइम पर काम क्यों करना है. मतलब एस प्राइम बाई एस नॉट से फ़ायदा तो है बिकॉज उनको पता है एस प्राइम बाई एस नॉट 1/4 होगा. मैन बाई कंपैरिजन वी कैन सी दिस. बट एस प्राइम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काम तो हम लोग को डिस्प्ले करना है. तो समझो भाई, इमेजिन करो एक चाय के छलनी को, चाय जिससे छाना जाता है. तो जब भी चाय छाना जाता है तो क्या होता है, चाय यहाँ से जो पास करता है ऊपर के इस पार्ट से, उतना ही चाय नीचे से पास करेगा. अगर कहीं पर भी कोई चाय एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और हम लोग चाय छान रहे हैं ताकि चाय पत्ती अलग हो जाए, तो जितना चाय ऊपर से पास करेगा उतना नीचे से पास करेगा. और कहीं पे भी चाय अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो जितना फ्लक्स ऊपर से पास करेगा उतने फ्लक्स इस वाले पार्ट से पास करेगा. भाई वो मैटर नहीं करता है कि वो रेडियली पार कर रहा है, वो किस तरह पार कर रहा है, बट क्रॉस करने से मतलब है किसी भी एंगल में क्रॉस करे. तो जो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पार करेगा वो यहाँ से पार करेगा, जो यहाँ से पार करेगा वो यहाँ से भी पार करेगा, बिकॉज दे हैव टू ना. जो यहाँ क्रॉस किया तो नीचे में यही जगह है, राइट. तो जितना फ्लक्स एस प्राइम वाले एरिया से पास करेगा उतने ही फ्लक्स डिस्क से पास किया होगा, इस एरिया से पास किया होगा, राइट. तो इफ यू कैन फाइंड एस प्राइम बाई एस नॉट तो हम लोग पता लग गया जाएगा कितना पार्ट ऑफ टोटल फ्लक्स इस वाले एरिया से पास करेगा, क्योंकि जो इधर से पास कर रहा है स्फीयर से वो यहीं से होता हुआ नीचे आ रहा है. अब ट्राई करेंगे ये नीचे वाला एरिया कितना है इसको फाइंड करने का, ठीक है. बाकी सारे चीज़ हटा देते हैं. तो हम लोग का अब एजेंडा क्लियर है, हम लोग को एस प्राइम एरिया को फाइंड आउट करना है कितना होता है एस प्राइम का वैल्यू, राइट. लेट्स प्रोसीड फ्रॉम देयर कि एस प्राइम कितना होता है. तो नाउ अगेन इफ यू ड्रॉ दिस, थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा डायग्राम, अदरवाइज स्केच करने बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी. लेट्स से दिस एंगल इज 5 पूरा और हम लोग कहीं यहाँ पर है. अब सोचो क्या कर रहे हैं. मेरा बोलने का मतलब है कि एक पार्ट ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर कैसे बनता है, एक स्फीयर कैसे बन रहा है, कोएक्सियली बहुत सारे रेडियस, बहुत सारे रिंग्स लगाए गए वेरिएबल रेडियस के. इमेजिन करो यहाँ पर आते हैं, राइट. ये एक रिंग है जिसका ये रहा चौड़ाई, मतलब दिस एंगल इज अल्फा एंड लेट्स से द थिकनेस हियर, दिस थिकनेस अगर ये डी अल्फा है, दिस थिकनेस इज आर डी अल्फा, दिस इज आर, व्हाट इज दिस थिकनेस, आर डी अल्फा. मतलब एक रिंग को इमेजिन करो, इसका कुछ चौड़ाई भी तो होगा, तो ये चौड़ाई को, ये भी तो एक आर्क है. तो ना व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रिंग, विल राइट डी एस प्राइम इज इक्वल्स टू पेरीमीटर 2 पाई. अच्छा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस, इफ दिस इज आर, दिस इज अल्फा, व्हाट इज दिस, है ना आर अल्फा, तो व्हाट इज दिस आर साइन अल्फा. तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग, 2 पाई आर साइन अल्फा. दिस इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग. समझो भाई, ये आर है, अगर ये अल्फा है तो ये रेडियस कितना होगा, आर साइन अल्फा इनटू आर डी अल्फा. 2 पाई इंटू रेडियस इज 2 पाई आर, मतलब हो गया सर्कमफ्रेंस इंटू दिस इज व्हाट द एरिया. इंटीग्रेट ऑल सच रिंग्स. सोचो ये रिंग बढ़ते जाएगा, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, वेरिएबल कौन है अल्फा, तो अल्फा कैसा कैसा होगा, सबसे पहला रिंग एकदम सेंटर यहाँ पर, फिर रेडियस बड़ा होते 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 यहाँ तक पहुँचेगा. थिंक अबाउट इट, ये एक रिंग है, अब ये रिंग ऊपर जाएगा, करते करते यहाँ तक आएगा, तो कलेक्शन ऑफ रिंग विल कंस्टिट्यूट दिस पार्ट ऑफ द स्फीयर. हाँ, तो अल्फा 0 से अल्फा इक्वल्स टू 5 तक विल गिव यू दिस पार्ट, है ना, ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा. नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस,
एस प्राइम इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा, राइट। अल्फा कहां से कहां, 0 से पाई तक। नाउ व्हाट इज दिस, 2 पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा इज माइनस कॉस, सो माइनस कॉस अल्फा, फाई नीचे 0। Once you start solving this, टू पाई आर स्क्वायर, अपर लिमिट फाई, लोअर लिमिट 0, कॉस फाई, अच्छा माइनस साइन है ना, तो अपर लिमिट को लोअर बना दो, लोअर को अपर बना दो, राइट, क्योंकि अपर माइनस लोअर होगा, बाहर माइनस साइन है तो वापस उल्टा ही हो जाएगा। तो कॉस 0 माइनस कॉस फाई, राइट। व्हाट इज दिस, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। आई होप इस समय आया होगा। कॉस अल्फा की जगह क्या लिखते हैं, कॉस फाई माइनस कॉस 0, पर बाहर माइनस साइन था तो माइनस से जब अंदर जाएगा तो जो लोअर था वो अपर बन जाएगा, अपर लोअर बन जाएगा, मतलब बाद वाला आगे आ जाएगा। दैट्स लाइक द एस प्राइम, दैट्स लाइक अ फॉर्मूला। तो अगर अपने को ये वाला एंगल पता है, सेमी वर्टेक्स एंगल, सेमी वर्टेक्स एंगल पता है, तो अपने को ये पार्ट ऑफ द स्फीयर का क्या एरिया है ये पता है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस फाई। अब मैंने एक बार चेक करो, इफ इन केस फाई होता 0 डिग्री, फाई 0 का मतलब क्या हुआ, इस वाले लाइन के साथ ये वाला लाइन 0 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब स्फीयर बना ही नहीं, मतलब कोई पार्ट ऑफ स्फीयर है ही नहीं, आया ही नहीं। तो फॉर्मूला वाइज देखो क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 मतलब 1, 1 माइनस 1 0। अगेन इफ फाई इज से 90 डिग्री, 90 मतलब क्या हुआ, ये लाइन के संग ये दूसरा लाइन यहाँ ना कि यहाँ है, मतलब इधर से क्या हो गया, हेमिस्फीयर। तो व्हाट इज दिस, 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 0, तो एस प्राइम विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। इन केस इफ आई टॉक अबाउट ये लाइन के संग दूसरा लाइन पूरा एकदम इधर तक पहुंच गया, व्हाट इज दिस, फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सोचो क्या हुआ, सारा रिंग्स आ गया, यहाँ स्टार्ट करते 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 सारे रिंग्स आ गए, मतलब एस प्राइम विल बी व्हाट, 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 का तो माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 क्या हो गया 2, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, सारे फॉर्मूलाज आ गए। तो इस तरीके से हम लोग सारे फॉर्मूला सीख लिए और हम लोग को एरिया पता लग गया और हम लोग को दिख भी रहा है कि चीजें सही जा रही है, मतलब ऑब्टेन्ड फॉर्मूला भी सही है। नाउ गेटिंग बैक टू आवर एजेंडा, जो हम लोग का काम था उस पर आते हैं वापस। अगर ये समझ गए तो काम पर आते हैं। तो जितना फ्लक्स इस वाले एरिया से पास कर रहा है, हाँ उतना ही फ्लक्स मेरे गिवन डिस्क से पास कर रहा होगा। नाउ व्हाट इज गिवन, बोला जा रहा है 1/4 ऑफ द फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस, है ना। तो मतलब कंपेयर करेंगे, दिस विल बी व्हाट 1/4, व्हाट इज एस प्राइम 2 इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो हाफ इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस फाई, विच इज लाइक कॉस फाई इक्वल्स टू हाफ, फाई इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। समझ आया कि नहीं है भाई? ठीक है ना। नोइंग दिस, तो क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, आर और बी में रिलेशन चाहिए था। अपने को पता था कि ये आर है, ये बी है और ये 60 डिग्री मिल गया हम लोग को। तो tan 60 इज इक्वल्स टू आर बाई बी, व्हाट इज tan 60 √3 इंटू बी इक्वल्स टू आर, प्रूव्ड, राइट। पर काम का चीज क्या है, अपने को फॉर्मूला रखना है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस फाई, वेयर फाई इज द सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ अ स्फीयर, राइट। ये फॉर्मूला रखो, पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में बहुत काम में आएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है डीसी पांडे के, देख लेना, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट डाउट जो है उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट डाउट है हम लोग का कैविटी प्रॉब्लम पर, ठीक है। कैविटी प्रॉब्लम पर डाउट हो रहा है नेक्स्ट। तो लेट्स गो थ्रू कैविटी प्रॉब्लम। पहले तो कैविटी प्रॉब्लम का थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं।
हम लोगों ने कुछ कैविटी प्रॉब्लम पर बात किया था लास्ट वाले वीडियो में, है ना। अभी एक इरेगुलर शेप का कैविटी प्रॉब्लम है, मतलब एक ऐसा कोई भी बॉडी है, चार्ज बॉडी, और यहाँ पर इस तरह से कैविटी रहे और इस कैविटी में एक चार्ज रखा हुआ है, मान लो प्लस क्यू। क्वेश्चन है इस प्लस क्यू का असर इस बॉडी पर कैसा आएगा। ये एक कंडक्टर है, ये सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है। तो भाई लॉ ऑफ इंडक्शन अगर कंडक्टर है तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, अपने आसपास ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। द मोमेंट हम लोग उसको रखेंगे, विद इन सम मोमेंट्स, विद इन सम सेकेंड्स एक्चुअली पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह क्रिएट कर देगा। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट करने में इट फॉलोज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट करता है, तो इट टेक्स वेरी स्मॉल टाइम, है ना। तो अगर ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन इस तरह के जमा हो जाएगा, राइट। जब इलेक्ट्रॉन इस तरह जमा होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो अगर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सिंस इट्स अ कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो दे विल गेट अ फोर्स दिस वे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो F इक्वल्स टू Q इनटू E, वेयर Q इज माइनस इलेक्ट्रॉन, राइट। Q का चार्ज इज व्हाट, माइनस E, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो फोर्स विल बी दिस वे, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह जमा हो जाएंगे और बाहर इस तरह प्लस रह जाएगा। और ऐसा कब तक होगा, ऐसा तब तक होता है जब तक इसके बॉडी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। बिकॉज जैसे ये प्लस यहाँ पे हुआ, माइनस हुआ, तो अब इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा फ्लो करेगा, एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इधर में। जब तक ऐसा ना हो तब तक क्या होगा, ये चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। द मोमेंट यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गया, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गया, तब ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा। मतलब बोला जाए एक तरह से तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर दे रहा है इसको, ठीक है। और जितना चार्ज प्लस क्यू इधर, आई मीन बाय लॉ ऑफ गॉस और गॉस's लॉ, तो गॉस के लॉ से भी समझ सकते हैं कि भाई जितना चार्ज प्लस होगा उतना ये माइनस होगा। देखो कैसे, हम लोग को पता है किसी भी कंडक्टर के बॉडी पर, किसी भी कंडक्टर के बॉडी पर E जीरो होता है। तो अगर E इंटू ये एरिया इज चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है विच इज फ्लक्स, तो वेयर E इज जीरो, यहाँ पे हर जगह पे E जीरो है, मतलब चार्ज इनसाइड मस्ट बी जीरो, है ना। चार्ज इनसाइड मस्ट बी जीरो। इफ चार्ज इनसाइड मस्ट बी जीरो मतलब दिस प्लस क्यू देयर मस्ट बी अ माइनस क्यू, ये टोटल मिला के माइनस क्यू होना चाहिए, तब प्लस क्यू माइनस मिला के क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर ये माइनस क्यू हुआ तो ये माइनस क्यू आया कहाँ, सरफेस से तो आया है, तो सरफेस पर उतना ही प्लस क्यू रहेगा, राइट। इस तरीके से ड्यू टू दिस चार्ज उतना ही चार्ज एक तरह से सरफेस पर आ गया और अंदर में उतना ही माइनस क्यू इंड्यूस हो गया, बट बॉडी पे एज अ होल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो है, इसके सॉलिड पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो रहेगा, राइट। तो अंदर का प्लस क्यू विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन दी आउटर पार्ट ऑफ दी कंडक्टर, सारा चार्ज जितना अंदर है उतना ही सरफेस पे दिखने लग जाएगा प्राइमरीली, राइट। नाउ तो ये गॉस लॉ से समझ सकते हो कि चार्ज अंदर जीरो होगा इसलिए माइनस क्यू, तो लॉ ऑफ इंडक्शन भी क्लियर हो गया इसी बहाने। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हो रहा है, अगर वो जीरो नहीं होता बॉडी पर तो चार्ज फ्लो करता रहता, और चार्ज कभी तो फ्लो करना बंद करेगा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन चाहिए, राइट। तो एक टाइम आएगा चार्ज इस तरह से जितना प्लस उतना है माइनस, जितना माइनस उतना यहाँ पे प्लस आ जाएगा, दैट इज द मोमेंट जब चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होना बंद हो जाएगा। तो बॉडी के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुका होगा इस समय। आगे इसी का एक और एप्लीकेशन देखो, अब उल्टा बात सोचो, कैविटी की बात करें, उल्टा बात सोचो। ये कैविटी है, मान लेते हैं इसमें चार्ज बाहर है, सरफेस पर नहीं रखे, बाहर रखे, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इस तरह। चार्ज जो भी रखेंगे कहीं पे तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना अपने आसपास हर तरफ। अपने इस तरफ से मतलब नहीं, इस तरफ देख नहीं रहे, इस तरफ देख रहे हैं, तो क्या होगा, यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, तो F इक्वल्स टू Q इनटू इधर, तो यहाँ माइनस आने लग जाएगा। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, हाँ। और जितना यहाँ माइनस है उतना यहाँ पे प्लस। तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज विल अगेन रीडिस्ट्रीब्यूट, इट्स अ कंडक्टर, ये कंडक्टर पे बात कर रहे हैं सारा, इंसुलेटर नहीं, कंडक्टर पे बात कर रहे हैं। तो चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूट सच दैट यहाँ माइनस आ गया और यहीं का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ पे प्लस हो गया। और ऐसा कब तक होगा, जब तक इसके बॉडी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बनेगा, और ये जो चार्ज बाहर रखे ये इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था, दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। तो जितने अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड थे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे,
एक बात और, ये एक डाउट मेरे से पूछा गया था, इसलिए इसको भी आंसर कर ही देते हैं लगे, तो अभी याद आया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, ये इस कंडक्टर पर नॉर्मली टर्मिनेट करेगा और यहां से जब निकलता हुआ दिखेगा भी ना तो नॉर्मली निकालते हुए दिखाना। कारण है क्योंकि कंडक्टर है, बॉडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हर एक कंडक्टर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होता है उसका पोटेंशियल थ्रू आउट सेम रहता है ना। तो अब यहां जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां है, वही पोटेंशियल यहां, तभी तो आपस में चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। और हम लोग पढ़े हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पे हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर रहता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलरली टर्मिनेट करना चाहिए और यहाँ से परपेंडिकुलरली एमिनेट करना चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन सिंपल सा याद दिलाते हैं, जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर रख दिया गया, कोई रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, और यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, बहुत सारे ऑप्शन दिखाए जाते हैं कि किस तरह होगा। पहला बात, इसके बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं होगा तो कंडक्टर में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल सेम रहने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। दूसरा बात, ये थ्रू आउट सेम पोटेंशियल का है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट टर्मिनेट नॉर्मली एंड मस्ट एमानेट ऑल्सो नॉर्मली टर्मिनेट और नॉर्मली एमानेट करे, राइट। ये होना चाहिए, ये इधर भी होना चाहिए। अब जो सोचो यहां पे जो अंदर में का कोई इंसान को अगर बैठा दिया जाए तो बाहर में ये जो चार्ज क्या कर रहा है इसको एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, ये फील ही नहीं कर पाएगा। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या हुआ कि बाहर का चार्ज का असर इधर नहीं पहुंचा, कैविटी पे नहीं पहुंचा। तो अगर बाहर कहीं लाइटनिंग हो रहा है, कहीं पे चार्ज फ्लो हो रहा है, कहीं बिजली गिर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, अपने को पता नहीं चलेगा, सब बाहर से बाहर हो जाएगा। हाँ, ड्यूरिंग दिस जब यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हीटिंग क्रिएट होगा, कुछ हीट प्रोड्यूस होगा और उसका गर्माहट अंदर जाएगा। हो सकता है आदमी रोस्ट हो जाए, जल के मर जाए, पर शॉक तो नहीं लगने वाला इसको। तो इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं, जो भी इस कैविटी के अंदर बैठा होता है, एंड गिवन इट्स अ कंडक्टर। तो कोई अगर एक केव है और एक केव में एक आदमी बैठ गया है और वो केव पूरा कंडक्टर का बना हुआ है और बाहर आसपास बिजली चमक रहा है, बिजली गिर रही है कहीं ना कहीं, उस आदमी को कुछ नहीं होने वाला, एटलीस्ट उस लाइटनिंग की वजह से कुछ नहीं होने वाला, चार्ज सफ़े से फ्लो कर जाएगा। तो अंदर का चार्ज का असर बाहर पर जाता है पर बाहर के चार्ज का असर अंदर नहीं आता है, ठीक है। रिमूव दिस। तो शायद ये एक बच्चे का डाउट था, तो आई होप थिंग्स आर कंफर्टेबल एंड क्लियर। फिर भी कोई अगर डाउट रहे ना तो एक्जैक्टली एक और क्वेश्चन पोस्ट कर देना, आई विल ट्राई टू आंसर, राइट। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये कैविटी प्रॉब्लम था और ऐसे इसके बहुत सारे एप्लीकेशन। अच्छा, एक और डाउट है जो इसी कॉन्टेक्स्ट में ही था। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे बार बार भेज रहे हैं मुझे कि भाई दो कंडक्टर है अगर, और दो कंडक्टर को अगर एक तार से ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या होता है, या फिर अदर इस पे क्वेश्चन दिया होता Q1, ये रेडियस R1, ये चार्ज है Q2 और ये रेडियस है R2 और चार्ज है Q2 और स्विच क्लोज कर दिया गया। आफ्टर क्लोजिंग स्विच सवाल है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2। पहला बात, द मोमेंट दे आर कनेक्टेड, चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये कनेक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है अगर, तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कंडक्टर्स को जब भी टच में लाते हैं या वायर्स जोड़ते हैं उन लोग में तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो लेट्स से अभी अलग अलग है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे। लेट्स से यहां से कोई चार्ज निकल के यहां पे आके सेटल हो गया व्हेन यू कनेक्ट दिस। हाँ, एग्जांपल ले रहे हैं, तो कंडीशन क्या है, V1 इक्वल्स टू V2 हो जाएगा फाइनली, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर और दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, तब नहीं करेगा जब पोटेंशियल सेम होगा। तो व्हाट इज दिस, KQ1 प्लस x बाई R1 इक्वल्स टू KQ2 माइनस x बाई R2। कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर माइनस यहाँ क्यों, प्लस यहाँ क्यों। भाई वैसा कुछ नहीं है, मान लेते यहाँ से चार्ज निकल के यहाँ फ्लो कर जा रहा है। अब अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो उल्टा हुआ कि चार्ज यहाँ से गया इधर, तो अपने आप x जो आएगा वो माइनस साइन के साथ आएगा। बात समझो, अगर यहाँ पे x प्लस में आया मतलब सही में Q2 से चार्ज निकल के इधर जा रहा है और यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, और वही अगर x माइनस हुआ तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक्चुअली क्या हुआ, चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो किया है। तो थिंग्स विल कम विद साइन, एवरीथिंग हियर इज अलजेब्राइक, पूरा अलजेब्राइक टर्म है एक्सप्रेशन। और ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं ना
किसी भी चार्ज स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला सरफेस पर होता है KQ/R। तो यहाँ से x फाइंड आउट करो एंड देन फाइंड आउट। ठीक है, पॉजिटिव आया मतलब सही माने हैं, नेगेटिव है मतलब उल्टा फ्लो किया होगा। तो याद रख लो, जब भी दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब इन दो में अगर एक बॉडी अर्थ रहे तो क्या होगा। अब अर्थिंग ऑलरेडी हम लोग बात किए थे एकदम इनिशियल डेज में, सेकंड लेक्चर था लगभग, है ना, सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में हम लोग यही सब बात कर रहे थे कि अगर अर्थिंग होता है तो होता क्या है। अगर एक बॉडी और दूसरा बॉडी अर्थ है, अर्थ, तो बेटा अर्थ क्या होता है ना, अर्थ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि KQ/R वाइज फॉर्मूला देखो तो R इतना बड़ा है कि पोटेंशियल लगभग हम लोग बोलते हैं ये जीरो की तरफ टेंड करता है। KQ/R ना, चार्ज के सामने रेडियस बहुत बड़ा है हमेशा अर्थ का, तो हम लोग पोटेंशियल ऑफ अर्थ को हमेशा जीरो रेफर करते हैं। तो जब कोई भी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं इसका मतलब इन दोनों बॉडी का पोटेंशियल जीरो हो गया। बिकॉज क्या सीखे अभी भी, दो बॉडी जब भी कनेक्ट होता है दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है फाइनली। तो whenever I say it's earthed by this symbol implies potential of this body also becomes zero, right? तो इस पर बहुत सारा बात पहले भी किए हुए हैं, और भी जो एप्लीकेशन जब देखेंगे तो और बात करते रहेंगे। हम लोग एक बार के लिए अभी यहीं पे एक बार स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, और भी एप्लीकेशंस करेंगे और बहुत तरह के डाउट है, जैसे कलेक्शन ऑफ प्लेट्स पर बहुत सारे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, तो हम लोग बचे हुए सारे क्वेश्चंस ना नेक्स्ट वाले वीडियो में कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, दिस मच फ्रॉम दिस, कीप वॉचिंग, थैंक यू।